यस, वेलकम टू भारत सिविल अफेयर्स। और अभी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन में आई है कि ग्रीनलैंड में जो यूनाइटेड स्टेट्स है जो वो गोल्डन डोम सिस्टम डेवलप करने के बाद में हो सकता है इसका यूज़ ग्रीनलैंड के लिए कर लिया जाए। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इसको अनाउंस भी किया है कि भाई हम लोग इस प्रोजेक्ट को 2026 के एंड तक इसको कम्प्लीटली फुली डेवलपमेंट वाले स्टेज में और फुली डेवलप इसको कर लेंगे। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, और अगर ये प्रोजेक्ट डेवलप हो जाता है इस तरीके का डिफेंस सिस्टम, तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, प्लस क्या निगेटिव्स एसोसिएटेड हैं, क्या कंसर्न्स इसे निकल के आए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्लस जो ग्रीनलैंड का यूनाइटेड स्टेट्स का जो ग्रीनलैंड ड्रीम है उसके रिगार्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि भाई हो सकता है इस तरीके का जो डेवलपमेंट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीनलैंड को एक्वायर करके, फोर्सफुली एक्वायर करके उसमें डिप्लॉय कर दे, तो किसी भी तरीके का जो इंटरनेशनल अटैक है उसको डिसमिस किया जा सकता है, डिसमेंटल किया जा सकता है। लेट्स सी लुक इनटू इट व्हाट एग्जैक्टली दिस सिस्टम इज। देखें, ये यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस किया था कि भाई हम लोग गोल्डन डोम जो प्रोजेक्ट है उसको अनाउंस करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या ये अभी तक जो लो रेंज के जो टारगेट्स थे जो जिनको इंटरसेप्ट कर सकते थे, जैसे इसराइल का आयरन डोम प्रोजेक्ट हो गया, उसी तरीके का एक प्रोजेक्ट है, लेकिन ये स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन और उसी तरीके से डेवलप करता है कि उन टारगेट्स को भी, जैसे मान ले स्पेस की बहुत बड़ी रेंज की लॉन्ग रेंज की कोई मिसाइल है तो उसको भी इजीली इंटरसेप्ट कर सकता है। ये क्या कर सकता है, देखिए इसमें मल्टी लेयर्ड शील्ड है जो कि इसको न्यूट्रलाइज कर सकती है। बहुत हाई रेंज की, देखिए एक 3 टाइप्स की मिसाइल होती है, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। तो ये हाइपरसोनिक को जो 5 मैक से ज़्यादा की स्पीड वाली जो मिसाइल्स है उनको भी क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। प्लस उसमें बैलिस्टिक प्लस क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स कोई भी हो सकता है, टारगेट कोई भी हो, उन सबको ये क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो अपने आप में एक तरीके से एक्सीलेंट टाइप का शील्ड है जिसमें ना इधर तो बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे क्रूज मिसाइल हो, चाहे हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, सबसोनिक, किसी भी तरीके की मिसाइल को इजीली ये क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, डिसमेंटल कर सकता है, या अटैक को इजीली पोज कर सकता है, होल्ड कर सकता है, या फिर स्टॉप कर सकता है। इसका ये वर्क कैसे करेगा, देखिए थाउजेंड्स ऑफ द सैटेलाइट किस में प्लेस किए जाएंगे, अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस किए जाएंगे, जो कि इसको क्या करेंगे, मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करेंगे शॉर्टली आफ्टर द लॉन्च। जैसे ही मिसाइल लॉन्च होती है तो ये जो सिस्टम है ये सैटेलाइट का यूज़ करके यहाँ पर सिग्नल्स या फिर सेंसर्स एक्टिवेट करेगा, जिसे ये क्या करेंगे, यहाँ की जो डॉम है वो एक्टिवेट होकर उसके अगेंस्ट फायर करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आया कब था कि नाजी जर्मनी जो जर्मनी में और नाजी रूल के ड्यूरेशन में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ये आया था। देन इस तरीके के सिस्टम का ही डेवलप कर लिए गए, जैसे जो आयरन डॉम है इसराइल का वो भी इसी तरीके से वर्क करता है, लेकिन वो शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स और ओनली इनर लेयर में, अर्थ के इनर लेयर में या फिर ग्राउंड बेस्ड सिस्टम को ही इंटरसेप्ट कर सकता है। देखिए, ये इंस्पिरेशन किसे लेता है, इसराइल का जो आयरन डोम है उसे इंस्पिरेशन लेता है। और ये बेसिकली ये पॉलिसी किसके, स्ट्रेटजिक डिफेंस इनिशिएटिव था रोनाल्ड रेगन का, उनका ये इनिशिएटिव है जिसमें डिप्लॉय किया गया था मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। ये इसका कंपैरिजन किसे कर सकते हैं, बेसिकली आयरन डोम से इसका कंपैरिजन है। देखें, आयरन डोम ओनली लैंड बेस्ड टारगेट को, शॉर्ट रेंज के टारगेट्स को कवर करता है, लेकिन जो गोल्डन डोम होगा वो लैंड, सी और स्पेस तीनों टारगेट्स को कवर करेगा। अब इसमें बेसिकली क्यों, क्योंकि इसमें जो सैटेलाइट्स हैं वो क्या करेंगे, सेंसर्स एक्टिवेट करेंगे, और उसमें किसी भी तरीके की मिसाइल अगर लॉन्च होती है तो सैटेलाइट जो स्पेस बेस्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन है दैट एक्चुअली वर्क्स वेरी एफिशिएंटली। अब आयरन डोम कैसे वर्क करता है उसको भी थोड़ा ब्रीफली अपन देख लेते हैं। देखिए, आयरन डोम का बेसिक मतलब होता है, जैसे ही एनिमी की रॉकेट फायर होती है, रॉकेट फायर होते ही रडार सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। रडार सिस्टम एक्टिवेट होने से क्या होता है, यहाँ पे जो रडार है, जो एक तरीके से लॉन्चर है, उसको यहाँ पे सिग्नल मिलता है इस रडार से कि भाई यहाँ से एनिमी की जो मिसाइल है वो मिसाइल दैट हैड ऑलरेडी बीन फायर्ड, तो उसके क्रॉस में इन क्रॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर मिसाइल ये वाली जो मिसाइल है वो फायर कर देनी चाहिए। इससे क्या होता है, यहाँ पर दोनों मिसाइल्स आपस में कोलाइड होकर उसको क्या कर सकते हैं, एनिमी की टारगेट को डिसमिस कर सकते हैं। सो ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसके हो सकता है फार रेंजिंग कॉन्सिक्वेंसेज हो। अब इसको डेवलप करने से क्रिटिसिज्म भी बहुत बड़े लार्ज स्केल पे देखी गई कि ये क्रिटिसिज्म है क्या। देखें, इसमें क्रिटिसिज्म ये है कि इनर स्पेस में या फिर ग्राउंड बेस्ड जो टारगेट है उनमें उनको डिसमेंटल करने में या फिर डेवलप करने में, जैसे आयरन डोम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये जो स्पेस ट्रीटी है, आउटर स्पेस ट्रीटी जो 1967 में साइन हुई थी, इसमें ऐसा कहा गया था कि जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है वो किसी भी तरीके से आउटर स्पेस में एक तरीके से क्या नहीं किए जा सकते, इंस्टॉल नहीं किए जा सकते। आउटर स्पेस को ओनली स्पेस वुड ओनली बी यूज्ड फॉर पीसफुल एक्टिविटीज, नॉट फॉर न्यूक्लियराइजेशन और नॉट फॉर एनी अदर काइंड ऑफ वेपनाइजेशन ऑफ द स्पेस। स्पेस का वेपनाइजेशन अगर ये कंट्री करने लगेगा तो सारे अदर कंट्रीज भी उसका यूज़ किस लिए करेंगे, एज ए वेपन, और या फिर वेपन के प्लेसमेंट के लिए उसको यूज़ करेंगे। तो आउटर स्पेस ट्रीटी इसको बैन करती है, तो ये क्लियर वायलेशन है आउटर स्पेस ट्रीटी का। वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, देखें
अगर एक कंट्री इस तरीके का इनिशिएटिव लेगा, जैसे मान लो यूनाइटेड स्टेट्स इनिशिएटिव लेता है, तो अदर कंट्रीज जैसे चाइना हो गया, रशिया होगा, तो उसमें भी वो क्या करेंगे, स्पेस में सैटेलाइट एक तरीके से प्लेस करके और स्पेसिफिकली इस तरीके के डॉम या डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाने का चांसेस रखते हैं। सो अपने आप में ये काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है। तो लेकिन क्रिटिसिज्म इसमें ये जो क्रिटिसिज्म है, दिस इज़ वेरी फेयर कि आउटर स्पेस को क्या करना चाहिए, ओनली पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, नॉट फॉर एनी अदर पर्पज़। देखें, और दूसरा एक चीज़ ये भी है कि जो आउटर स्पेस है वो क्या है, ग्लोबल कॉमन है। ग्लोबल कॉमन का मतलब होता है कि वो किसी एक का नहीं है, वो दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। उसमें किसी एक का कोई सॉवरेन राइट नहीं है। और ग्लोबल कॉमन्स में क्या क्या आता है, देखें, एटमॉस्फेयर ग्लोबल कॉमन है, अंटार्कटिका ग्लोबल कॉमन है। इसका मतलब इनका यूज़ ओनली पीसफुल पर्पज़ के लिए हो सकता है। दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वेपनाइजेशन, दैट दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर योर ओन डिफेंस इनिशिएटिव्स। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। अगर ये यूनाइटेड स्टेट्स डेवलप कर लेता है ये वाला सिस्टम, जो कि ज़्यादा चांसेस हैं कि इसी साल के एंड तक इसको डेवलप कर लिया जाएगा, 2026 तक का डेडलाइन भी दे दी है, तो हो सकता है जो ग्रीनलैंड का इनिशिएटिव है यूनाइटेड स्टेट्स का, भाई हम लोग क्या कर लेंगे, ग्रीनलैंड को एक बार एक्वायर कर लेते हैं। एक्वायर करने के बाद में हो सकता है ये डिफेंस सिस्टम वहाँ इंस्टॉल कर दिया जाए, तो रशिया और चाइना की किसी भी तरीके की एक्टिविटी को हम लोग, या फिर यूरोप की एक्टिविटी को हम लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं टारगेट्स को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वर्ल्ड अफेयर्स में। और सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि अगर स्पेस का वेपनाइजेशन हो गया तो हर कंट्री इस ब्लाइंड रेस में पार्ट करेगा, और इसी ब्लाइंड रेस से हो सकता है स्पेस का कंप्लीट वेपनाइजेशन हो जाए, और जो पीसफुल पर्पस था वो काफ़ी बड़े लेवल पर क्या हो जाए, अफेक्ट हो जाए। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसी तरीके की वीडियोज़ हम लोग डेली बेसिस पे इस चैनल पर करते हैं। डू सब्सक्राइब द भारत सिविल अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।